वो कैसे काम करने चाहिए। और जो हम आम आदमी है वो पंचायत के थ्रू अपने अधिकारों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके थ्रू हम ये सब प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे कि पंचायत क्षेत्र में पंचायत प्रदेशित क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें जनसंख्या होती है, पंचायत होता है, पंचायत होता है, सरपंच होते हैं, जिनके द्वारा हम अपनी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। ग्राम से राज्यपाल द्वारा भाग से प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा ग्राम में विशिष्ट ग्राम अभिप्रेत होते हैं। इनके अंतर्गत किसी विशिष्ट ग्रामों का समूह भी होता है, क्योंकि संख्याएं कम होती है, तो इन्हें कई गांवों को जोड़ के ग्राम सभा बना दी जाती है। ग्राम सभा को ऐसी शक्ति का प्रयोग होता है, एक शर्तों का पालन कर सके जो किसी भी राज्य में विधानमंडल द्वारा उपनिर्णित किए जाते हैं। पंचायतों का गठन प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्गीय, जिला स्तर इस प्रकार का द्वंद्व किया जाता है। किसी भी बात के होते हुए भी मध्यवर्गीय स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकता जिसकी संख्या 20 लाख से अधिक है। पंचायतों की संरचना की बात हम करें तो इस भाग में संबंधित रहते हुए किसी भी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों संरचना 52 कर सकेगा, परंतु किसी भी प्रकार पर पंचायत प्रादेशिक क्षेत्र जनसंख्या का ऐसी पंचायत के निर्वाचन द्वारा किए जाने वाले संस्थाओं की संख्या अनुमान समस्त राज्य में 1801 है। किसी भी पंचायत के किसी स्थान पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन के क्षेत्र में निर्वाचित चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे, मतलब वहाँ के लोगों को वहाँ के चुना जाता है, उसके थ्रू ही किया जाएगा। किसी भी राज्य में विधानमंडल विधि द्वारा किया जाएगा। ग्राम स्तर पर पंचायतों अध्यक्षों मध्यवर्ती पंचायतों में ऐसे राज्यों जहाँ मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं है। थैंक यू सर। और कुछ दे दो यार, मेरे भाई अच्छा रहेगा। हाँ डिफाइन करेगा, पढ़ दे यार, पढ़ दे तुझे ये दिलवाऊंगा, तुझे बाइकआउट ही दिलवाऊंगा। क्या दिलवाएगा? चल पढ़ डिफाइन कर अपने लैंग्वेज में, डिफाइन कर पूरा पढ़ दे 2 पेज पढ़ दे, तुझे ये दिलवा दूंगा माँ कसम। पढ़ तुझे मेरी कसम, पढ़ 2 पेज पढ़ दे और डिफाइन कर, एलोबरेट कर। टीचर है यार ये, एमएड ज्यादा पढ़ लिखा पढ़ो, 2 पेज पढ़ो और डिफाइन भी करना, समझाना भी, जस्ट लाइक ए टीचर। Only teaching is a profession which creates other profession. You have taught me. Okay, go ahead. लोकसभा में ऐसे सदस्य और राज्यों विधानसभा के सदस्यों में जो निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके स्तर में विभिन्न स्तर में कोई पंचायत पूर्णता भाग, मतलब वो लोग जो चुनाव के थ्रू आपके द्वारा चुने जाते हैं वो उनके सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों और राज्यों में विधान परिषद के सदस्य जहाँ मध्यवर्ती स्तर किसी पंचायत क्षेत्र भीतरी निर्वाचकों के रूप में रजिस्टर्ड है, मध्यवर्ती स्तर की पंचायत में जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्टर्ड है। जिला स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा। किसी भी पंचायत के अध्यक्ष किसी पंचायत के ऐसे सदस्य चाहे वो पंचायत क्षेत्र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या ना गए हों, अधिसूचना मत देने का अधिकार रखते हैं, मतलब चुनाव देके अब चुने या ना चुने, अगर वो बगैर चुनाव के भी किए हैं तो भी उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। किसी पंचायत के अध्यक्ष किसी पंचायत ऐसे सदस्यों चाहे वो पंचायत क्षेत्र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों, ग्राम पर किसी प्रकार के पंचायत अध्यक्ष निर्वाचन ऐसी रीति जो राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपनिर्णित की जाएगी। मतलब पंचायत में जो पंचायत के अध्यक्ष हैं जो अब चुनाव लड़े और जिन्होंने चुना वो लोग आपस में चुनाव करके एक अध्यक्ष चुनते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर किसी भी पंचायत के अध्यक्ष निर्वाचन उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने से किया जाएगा। स्थानों का आरक्षण, मतलब इसमें आरक्षण दिया जाएगा, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रत्येक पंचायत में जो होगा वो एक आरक्षण भी होता है कि एक संख्या में होता है कि सबको एक निश्चित स्थिति दिया जाता है ताकि सभी कास्ट के लोगों को बराबर का अधिकार प्राप्त हो, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और
अपनी लैंग्वेज में डिफाइन कर। बोल तो कर रहा हूँ बस वो है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भी बराबर का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। अगर ये सब ना किया जाए तो उनको ये बराबर का अधिकार नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए सभी जातियों को जो अधिकार दिया जाता है वो इसी तरीके से दिया जाता है ताकि उनका आरक्षण उनके एक निश्चित रेशियो में दिया जाए। अब जैसे कुछ गाँव में चुनाव लड़ गए, पंचायत में, तो कुछ गाँवों को जनरल कर दिया जाता है, कुछ को एससी सीट दे दी जाती है, किसी को ओबीसी कर दिया जाता है। वो इसलिए किया जाता है ताकि सबको बराबर का अधिकार प्राप्त हो और सबको ये पता भी होना चाहिए कि उनको कौन सा अधिकार प्राप्त है, कैसे प्राप्त है, और अगर नहीं प्राप्त है तो उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और जो आरक्षण होता है जैसे किसी एससी को हो गया या उसमें भी 1/3 होता है, तो 1/3 हिस्सा वो महिलाओं के लिए भी आरक्षित करा जाता है ताकि हम पुरुष प्रधान जो समाज है उसमें स्त्रियों को भी उनका बराबर हक प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ हो जाए कि सिर्फ पुरुषों को ही अधिकार प्राप्त हो जाए, तो इसीलिए उनको बराबर अधिकार भी दिया। इधर लगवाओ, इधर मना कर रहा है, वो मेरी दुकान चल जाएगी। ग्राम या किसी पंचायतों के अध्यक्षों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति स्त्रियों के लिए भी रीति से रहेगी, परंतु किसी भी राज्य स्तर पर पंचायत अनुसूचित जाति आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या अनुपात स्तर पर पंचायतों में से ऐसे पदों की कुल संख्या 28 सही होगी। उस राज्य में अनुसूचित जातियों राज्यों अनुसूचित जातियों मतलब ये हुआ कि हम आरक्षण तो देंगे लेकिन टोटल उतनी ही संख्या होगी जितनी वहां की होगी। अब जैसे कहो 5 है तो 5 में से आपको 1/3 ही मिलेगा। अब ये कौन है कि 1/3 का मतलब हमको 2 मिलना चाहिए, तो हो नहीं पाएगा, लेकिन टोटल तो 2 ही रहेगा, 5 ही रहेगा। करते भाई हो गया एक पे 2 पढ़ ले, कैमरा लाओ, एक पे 2 पढ़ लो। अरे डिफाइन को तुमसे ज्यादा अच्छा डिफाइन नहीं कर सकता कोई यार। एससी और एसटी को राइट कब मिले हैं बताओ, इसमें लिखा हुआ है। राइट टू इक्वालिटी बोल। राइट टू एजुकेशन पढ़ते अब हम बात करते हैं मूल अधिकारों की। इंग्लिश श्लोक होगा, किससे पढ़ा है? श्लोक वही है, हाँ, राइट टू एजुकेशन। चल हिंदी में कन्वर्ट कर देना। मूल अधिकार रुको दिया भारत के संविधान के आधार पर मूल अधिकारों को डिफाइन कीजिए। इसको लेके पढ़ मूल अधिकार वो अधिकार जो संविधान मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो संविधान से हमको प्राप्त हुए हैं, जो अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर 35 तक हमको प्रदान किए गए हैं। अब वे अधिकार ये अधिकार है जैसे व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हैं कि जो आपका गरिमा है उसकी रक्षा करेंगे, राज्य में सक्रिय संवैधानिक नियंत्रण स्थापित करेंगे, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। मूल अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय यानी ऐसे अधिकार जो न्यायालय में बदले जा सकते हैं।
जैसे 32 से 226 के अंतर्गत रिट द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। राज्य के विरुद्ध अब हम बात करेंगे तो मूल अधिकारों में 12 से 35 तक होता है, जिसमें से कानून की समक्ष समानता है। मतलब जो भी आदमी है वो उसे कानून के समक्ष सभी को बराबर मिलेगा। जैसे अगर हम कोई नॉर्मल बात करें, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, या फिर हिंदू में बात करें तो एक जनरल है, ओबीसी है, एससी है, अगर ये समानता ना होती तो खून करने का किसी को कोई और सजा मिलती, किसी को और मिलती। कहते जनरल है उसके लिए खून माफ है, ऐसा नहीं है। जनरल में के लिए भी माफ नहीं है। अगर जो जनरल को खून करने को मिलेगी वही एससी और एसटी को मिलेगी, वही जनरल मुसलमान को मिलेगी या किसी भी अन्य कास्ट को मिलेगी। अब भेदभाव खिलाफ हमको मिलते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे रहें और हमको इक्वल ना मिलेगा, जैसे आपको स्कूल में आपको बराबर बैठने का ना दिया जाए या फिर किसी अन्य प्रकार का। जैसे आज से हम 50 से 100 साल पहले की बात हम कर लें तो हम देखते थे कि जो एससी के लोग थे उनको पानी पीने को भी वो अधिकार नहीं दिए जाते थे। क्यों? भेदभाव था। सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर। अब हम नौकरी की बात करें तो कहते तो है कि हम हमें आरक्षण में मिला है, बराबर है, लेकिन वैसा होता नहीं। अगर हम कुछ जगह देखें तो वह बहुत बड़ा गैप दिखेगा, लेकिन उसका भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे एजुकेशन या शिक्षा। लेकिन संविधान हमको अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, जैसे कि हम किसी को पहले होता था कि हम किसी को छू के हो जाते थे कि हमको अशुद्ध व्यक्ति है, उन्होंने उसको छू लिया। जैसे एससी कास्ट का व्यक्ति है, अरे ये हमने क्या कर दिया, अब हमको नहाना पड़ेगा। लेकिन अब अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। इसलिए ये संविधान में हमको बहुत अच्छा अधिकार दिया है। अब हमने उपाधियों का अंत देखा है। जैसे पहले उपाधियां दी जाती थी, सर की उपाधि, नाइटलहुड की उपाधि या और उपाधियां थी जिनको हम लोग दी जाती थी, वो उन उपाधियों का अंत कर दिया गया। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि हम बोलने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये होता है कि हम अपनी सीमा के अंदर क्या बोल सकते हैं। आपकी उतनी ही आजादी है जितनी जहां तक मेरी ना, मतलब आपकी आजादी, मेरी आजादी को खतरा ना बने तब तो आपकी आजादी है। अगर आपकी आजादी मेरी आजादी के खिलाफ है तो आपकी वो आजादी समाप्त हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आवागमन, निवास, हम कहीं सभा कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी समूह बना सकते हैं, लेकिन वो भी संवैधानिक। ये नहीं है कि हम संघ बना सकते हैं तो फिर हम एक टेरिस फैमिली ऐसे बनाते, वो भी सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं। हम चाहें संघ बनाए, आवागमन करें, मतलब कहीं भी रहें, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं व्यापार कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, लेकिन वो भी संवैधानिक रूप से। जब तक हम संवैधानिक रूप से कोई भी काम करेंगे वो हमारे लिए दस्त रहेगा। फिर जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हम अपने जीवन को अपने हिसाब से जी सकते हैं। गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध संरक्षण। अब जैसे कोई पुलिस गिरफ्तार करती है, क्योंकि आप जब कोई गलत काम करेंगे तो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, लेकिन कभी कभी कुछ गलत करता है तो वो आपको गिरफ्तार करना, तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठाने की भी अधिकार। आप हो जाके उनके खिलाफ पेश कर सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं और अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकते हैं। इस शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण कई तरीके हो सकता है, जैसे 18 साल से कम बच्चों से जॉब कराना, मानसिक जॉब, शारीरिक काम, इन चीजों को करवाने को भी करता है। मानव तस्करी
अब मानव तस्करी या बधुआ मजदूरी, आपको बधुआ मजदूरी बहुत कम हो गई, लेकिन अगर हम 40 से 45 साल पहले देखें तो आपको बधुआ मजदूर बहुत दिखते थे। बधुआ मजदूर वो होते थे जो SC/ST के होते थे, उनसे जबरदस्ती काम किया जाता था और उनको सिर्फ खाने के लिए ही दिया जाता था। वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ अपने मालिक के लिए काम करते थे और मालिक जब चाहे प्रताड़ित कर सकता था या कुछ भी कर सकता था। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता। अभी जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं चाहूँ तो हिंदू धर्म का पूरा पालन कर सकता हूँ, पूजा कर सकता हूँ, आराधना कर सकता हूँ, या फिर मैं चाहूँ तो हिंदू धर्म छोड़ के किसी अन्य धर्म का भी पालन कर सकता हूँ। जैसे मुस्लिम बन गए, मुस्लिम जी को नहीं रोक सकता, लेकिन मैं चाहूँ तो तुम्हारा सामूहिक अधिकार है, जो तुम्हारा मौलिक अधिकार है उसको बोलो, क्योंकि तुम उसको रिप्रेजेंट करते हो। बोलो बोलो, आगे बढ़ाओ। SC/ST पे लिखा गया। वीडियो भाग 9 पंचायत परिभाषा है। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, जिला से किसी राज्य का जिला अभिप्रेरित है। ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है। मध्यवर्ती स्तर से ग्राम और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर अभिप्रेत है जिसे किसी राज्य का राज्यपाल इस बात के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा मध्यवर्ती स्तर के रूप में भी निर्दिष्ट करे। पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 A के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है। पंचायत क्षेत्र से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है। जनसंख्या से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। ग्राम से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा ग्राम के रूप में भी निर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रकार भी निर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है। ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएं
पंचायतों का गठन प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक हो। पंचायतों की संरचना इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध कर सकेगा, परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उसके आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या ऐसे राज्य की दशा में जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं हैं, जिला स्तर पर पंचायतों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में लोकसभा के ऐसे सदस्य का और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का जो निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनके ग्राम स्तर से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र तोड़ता है या भागता समाविष्ट है, ऐसी पंचायत में राज्यसभा के सदस्यों का और राज्य के विधान परिषद के सदस्यों का जहां वे मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं, जिला स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंध कर सकेगा। किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को चाहे वे पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा। ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किया जाएगा और मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। स्थानों का आरक्षण प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथासाध्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। खंड 1 के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान यथा स्थित अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है, स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। परंतु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का एक अनुपात प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में से ऐसे पदों की कुल संख्या से यथासाध्य वही होगा जो उस राज्य में अनुसूचित जातियों के अथवा उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है। परंतु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। परंतु यह भी कि इस खंड के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आवंटित की जाएगी। खंड 1 और खंड 2 के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड 4 के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है, अनुच्छेद 334 में भी निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी स्तर पर किसी पंचायत में स्थानों के या पंचायतों में अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। पंचायतों की अवधि आदि
प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन पहले ही विकसित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। तत्समय प्रवर्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी पंचायत का जो ऐसे संशोधन के ठीक पूर्व कार्य कर रही है तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड 1 में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि समाप्त नहीं हो जाती है। किसी पंचायत के गठन करने के लिए निर्वाचन खंड 1 में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व उसके विघटन की तारीख से 6 मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा किया जाएगा, परंतु जहां वह शेष अवधि जिसके लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती है 6 मास से कम है, वहां ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी जिसके लिए विघटित पंचायत खंड 1 के अधीन बनी रहती है। यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती है, सदस्यता के लिए निरर्हताएं कोई व्यक्ति किसी पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा यदि वह संबंधित राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित कर दिया जाता है, परंतु कोई व्यक्ति इस आधार पर निर्धारित नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित कर दिया जाता है। यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी पंचायत का कोई सदस्य खंड 1 में वर्णित किसी निर्धरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो, और ऐसी विधि में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए निम्नलिखित के संबंध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को जो उन्हें सौंपी जाए जिनके अंतर्गत वे स्कीमें भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है कार्यान्वित करना, पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा ऐसे कर, शुल्क, पथ, कर और फीसें उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए किसी पंचायत को ऐसी प्रक्रिया के अनुसार ऐसे निबंधनों के अधीन रहते हुए प्राधिकृत कर सकेगा। राज्य सरकार द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित ऐसे कर, शुल्क, पथ, कर और फीसें किसी पंचायत को ऐसे प्रयोजनों के लिए तथा ऐसी शर्तें और निबंधनों के अधीन रहते हुए समुद्दिष्ट कर सकेगा। राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा और पंचायतों द्वारा उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को निकलवाने के लिए उपबंध कर सकेगा जो विधि में निर्दिष्ट किए जाएं। वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग पढ़ो यहाँ पे राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए ऐसे सहायता अनुदान देने के लिए उपबंध कर सकेगा और नंबर का पंचायतों द्वारा ये उनकी ओर से क्रमशः प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए ऐसी निधियों का गठन करने और उन निधियों में से ऐसे धनों को खिलवाने के लिए भी उपबंध कर सकेगा जो विधि निर्मित किए जाए। 243 वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन राज्य का राज्यपाल संविधान से 13वां संशोधन अधिनियम 1992 से प्रारंभ से 1 वर्ष भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा जो पंचायत एक भारत का संविधान कार्य में एक राज्य द्वारा उद्ग्रहित
करो शुल्कों बंद करो और फीसों के ऐसे शुद्ध आगमों के राज्यों और पंचायतों के बीच जो इस भाग के अधीन उनमें विभाजित किए जाएं, वितरण को और सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच ऐसे आगमों के तत्व संबंधी भाग आत्मकता को ऐसे करो शुल्कों पर करो और फीसों के अवधारणा को जो पंचायतों को सम्मिलित की जा सकेंगी या उनके द्वारा विनियोजित की जा सकेंगी। नंबर एक, राज्य की संचित निधि में से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान शक्ति करने वाली सिद्धांतों के बारे में, पंचायतों के वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाधियों के बारे में, पंचायतों के संदर्भ वित्त के ही में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग को निर्दिष्ट किए गए किसी अन्य विषय के बारे में राज्यपाल पंचायतों वित्त के लिए को सिफारिश करेगा। राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा आयोग की संरचना का उन अर्हताओं का जो आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त के लिए अपेक्षित होंगी और उस रीति जिससे उनका चयन किया जाएगा वो बंद कर सकेगा। नंबर 3, आयोग अपनी प्रक्रिया आधारित करेगा और उसे अपने कृत्यों के पालन में ऐसी शक्तियाँ होंगी जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उसे प्रदान करें। नंबर 4, राज्यपाल के अनुच्छेद के अधीन आयोग द्वारा की गई प्रदेश सिफारिश को उस पर की गई कार्रवाई इसकी ज्ञापन सहित राज्य के विधानमंडल समझ रखाएगा। नंबर 2, 43 पंचायतों के लेखाओं की संप्रेषिता किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों द्वारा लेते रहे जाने और ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा करने वाले बंद कर सकेगा। नंबर 243 पंचायतों के लिए निर्वाचन एक पंचायतों के लिए किराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधिकरण निदेशक और नियंत्रण का एक राज्य निर्वाचित आयोग में निहित होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नंबर 2, किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें बदावधी आदि ऐसे होंगी जो राज्यपाल नियमों द्वारा जारी, परंतु राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। और राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें में उनकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलावाकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नंबर 3, जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारी वेतन उपलब्ध कराएगा जितने खंड 1 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को उसे सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक है। नंबर 4, संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचनों से संबंधित या सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। नंबर 243, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना इस भाग के उपबंध संघर्ष राज्य क्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघर्ष राज्य क्षेत्र को उनके लागू होने में इसका प्रभावी होंगे। मानो
किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिनिर्देश अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के प्रतिनिर्देश हों और किसी राज्य के विधानमंडल या विधानसभा के प्रतिनिर्देश किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिसमें विधानसभा है उस विधानसभा में प्रदेश निर्देश हो, परंतु राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों और उन कानूनों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो वह अधिसूचना में निर्दिष्ट रखे। 243 इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होने एक इस भाग की कोई बात नहीं। अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और उसके खंड 2 में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्र को लागू नहीं होगी। नंबर 2 इस भाग की कोई बात नहीं निम्नलिखित को लागू नहीं होगी अर्थात का नागालैंड, मेघालय और मिजोरम राज्य मणिपुर राज्य में ऐसे यहाँ पर आजा संविधान लेकर।